हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। आज से 3-4 साल पहले तक ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं इसने कहाँ पैसा लगाया हुआ है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है और इसने कैसी रिटर्न दी है, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है। तो ये जो मेजर अपना पैसा है ये टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की लगाता है, और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो BSE 100 चल रहा है। वहीं अगर हम इसके टोटल कंपनीज पे बात करते हैं तो टोटल 56 कंपनीज में ये अपनी पैसा लगा रहा है। अब अगर दोस्तों हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो जो इसका डायरेक्ट प्लान है वो जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर फंड मैनेजर की बात करते हैं तो सोहिनी अंदानी जी इसको हैंडल कर रही है फंड को सिंस सितंबर 2010, यानी कि डायरेक्ट प्लान लॉन्च होने से पहले जब रेगुलर प्लान चल रहा था उस टाइम से ये ही फंड मैनेजर इनको हैंडल कर रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती है किसी भी फंड के लिए कि उसकी जो फंड मैनेजर है वो काफी लंबे टाइम से सेम चल रही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो थोड़ा हायर साइड पे यहाँ पर दिख रहा है। 30,000 करोड़ के आसपास का ये एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। अब दोस्तों अगर हम इसके मार्केट कैप एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो सिंस ये एक लार्ज कैप फंड है तो ये मेजर जो अपना पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही लगा रहा है। 87% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। वहीं मिड कैप कंपनीज में भी ये 10% के आसपास अपना पैसा लगा रहा है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में ये सिर्फ 0.5% पैसा यहाँ पर लगा रहा है। तो ये फंड थोड़ा मिड कैप कंपनीज में भी यहाँ पर इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है हमें। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो इसकी 0.97% है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही दिख रही है। कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशो है वो 1% के आसपास चल रही है। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशो इसकी रीजनेबल आप मान सकते हैं, कम नहीं है, क्योंकि 1% के आसपास की एक्सपेंस रेशो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड में डाला हुआ पैसा अगर आप अपना 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी रिस्क रेशियोज क्या बता रही हैं इस फंड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो 17.44 चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं शार्प रेशियो इसका 0.63 है, और उसी तरह टर्नओवर रेशियो इसका 11% चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 14.9 चल रहा है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी ही ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखती है एक फंड की रिटर्न देने में। तो यहाँ पर ये फंड थोड़ा वॉलेटिलिटी के मामले में ज्यादा दिख रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज की। वहीं अगर शार्प रेशो की हम बात करते हैं, शार्प रेशो ये बताता है कि एक फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर शार्प रेशो इस फंड की अच्छी दिख रही है अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि वो कितना अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, कितना वो अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उसको बाय और सेल करता है। और एक कम टर्नओवर रेशो एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाती है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो इसकी सिर्फ 11% है, जबकि जो उसकी कैटेगरी एवरेज की टर्नओवर रेशो रहती है वो 150% के आसपास रहती है। तो टर्नओवर रेशो काफी अच्छी है, यानी कि ये फंड एक बार कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है तो बहुत ही रेयरली उनमें चेंजेस करता है। अब दोस्तों अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 28% के आसपास। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11% और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 11% के आसपास ही एलोकेशन किया हुआ है। वहीं टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसने 11 और 7.5% के आसपास एलोकेशन यहाँ पर किया हुआ है। तो इसकी जो सेक्टर एलोकेशन है वो लगभग एक जैसी ही दिख रही है, बस फाइनेंशियल सेक्टर में इसने काफी ज्यादा पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी कंपनीज देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने HDFC बैंक में लगाया हुआ है 8.51% और ICICI बैंक में 7%। उसके अलावा इन्फोसिस में 5% और HCL टेक में 4.4% यहाँ पर पैसा दिख रहा है। वहीं L&T, डिविज लैब, SBI, ITC, श्री सीमेंट और मदरसन सुमी जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसकी अगर हम टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो एक अच्छा मिक्सचर हमें दिख रहा है। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज
दोनों का। आप यहाँ पर देखेंगे आईटीसी, एल&टी, एसबीआई, ये ऐसी कंपनी है जिसको हम वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज मान सकते हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, डिविज लैब, ये वैसी कंपनीज हैं जिनको हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी की कैटेगरी में डालते हैं। तो एक अच्छा इसका जो मिक्सचर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी का एक अच्छा खासा मिक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दोस्तों यहाँ पर हम रिटर्न पे इसकी बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपए से इस फंड में शुरुआत की होती तो 5 सालों में वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 18,000 के आसपास बना दिए हैं, यानी कि 13% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपए आपके 36,000 इस फंड ने बना दिए हैं। तो रिटर्न अगर हम देखते हैं 16% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। दोस्तों आज से 3-4 साल पहले काफी फेमस हुआ करता था एसबीआई ब्लू चिप फंड, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड में नहीं है। अब दोस्तों अगर हम इसकी एसआईपी पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी शुरू कराई होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत आपकी इस फंड ने 92,000 के आसपास बना दी है। तो एसआईपी में इसने एक थोड़ी सुपीरियर रिटर्न्स दी है, 17% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने एसआईपी में जनरेट की है। वहीं अगर हम 3 सालों में भी बात करते हैं तो 3 सालों में आपकी 36,000 की लागत इस फंड ने 51,000 के आसपास बना दी है, यानी कि 25% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 3 सालों में जनरेट की है। अब दोस्तों कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सिर्फ हम उसकी रिटर्न देख के नहीं बता सकते, उसके लिए हमें देखना जरूरी हो जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी ईयर ऑन ईयर ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड का कंपैरिजन एक बारी करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स से तो यहां पर आप देखेंगे कि ये फंड पिछले 1 और 2 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न लगभग दे रहा है। और अगर हम 3 सालों में बात करते हैं तो 3 सालों में इसने स्लाइटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। वहीं 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो इसके बेंचमार्क ने 15% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 13% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 इयर्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन पिछले 1 और 2 साल में ये अपने बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न यहां पर दे रहा है। अब दोस्तों बात आती है किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। तो दोस्तों ये उस टाइप का फंड है जो एक बार ये कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके भूल जाता है और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में भी ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप लो रिस्क लो रिटर्न वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इस फंड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है तो आप एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा और बैको जैसे फंड्स देख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में। दोस्तों मेरी तरफ से इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।